मैं असल में वैसे तो 1960 में पैदा हुआ हूँ, मगर कागजी तौर पे 1961 पे पैदा हुआ। सियालकोट में पैदा हुआ। मेरे अब्बा फ़ौज में थे, रिटायर हुए लेफ्टिनेंट कर्नल की पोजीशन से, और 61 ऑफिशियल के लिहाज से, वैसे तो 60। फिर एबटाबाद वगैरह रहा। आर्मी के ऑफिसर तो इधर उधर मूव होते रहते हैं, लाहौर रहा, सब जगह रहा। फिर हम लोग 70 में पाकिस्तान कराची आ गए, और फिर पहले मैं जेनिंग प्राइवेट स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। 1 साल के बाद मैं हबीब पब्लिक स्कूल में आ गया, और मैंने 6 क्लास से हबीब स्कूल में पढ़ा। मैट्रिक मैंने 77 में किया, और 77 में मैट्रिक करके बेसिकली डीजे साइंस कॉलेज चला गया। अच्छा, वहाँ हबीब में ना कुछ डंडे, अच्छा ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि जो बच्चे हमारा टारगेट मार्केट हैं देख रहे हैं ना, वो अगर उनका थोड़ी सी अगर ज़िंदगी में नाकामी हो जाती है ना, तो वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, जबकि वो बेवकूफ़ी की बात है। मगर उस वक्त मुझे भी नहीं पता था ये बात। तो हो ये रहा था कि मैंने जब हबीब से निकला, हबीब में तो डंडा मार के पढ़ाते थे, आप पढ़ना चाहे नहीं पढ़ना चाहे वो पढ़ा देते थे। डीजे में ऐसा नहीं था माहौल। तो मेरे सिर्फ 53% आए इंटर में, क्योंकि मैं हर वक्त वहाँ पे केमिस्ट्री लैब में, जिसने डीजे देखा है, डीजे की केमिस्ट्री लैब में बैठा रहता था, गप्पे वप्पे करते रहते थे, जो कुछ सुनाते रहते थे। अल्लाह का शुक्र है कोई और बुरी आदत नहीं थी, कोई पीने पिलाने या नशा वशे की आदत नहीं थी, मगर बातें करने की कुछ आदत थी, दोस्तों के साथ दोस्ती करने की। तो उसमें बड़ा टाइम ज़ाया होता है, उसमें सबसे ज़्यादा ज़ाया होता है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि अच्छा दूसरी बात ये थी कि मैं इकलौता बेटा था, शक्ल सूरत के लिहाज से थोड़ा ठीक ही था। अच्छा, डरपोक तो मैं था, मगर मैं अपने फियर पे मुझे काबू पाना आता था, तो मुझे डर वर लगता नहीं था किसी से। उस ज़माने में हबीब में थोड़ी सी बदमाशी का भी माहौल था, जो बाद में पूरे कराची में हुआ। मगर वो मेरे उस वक्त से ना, ये नहीं कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं डरता तो हूँ, मगर फियर को मैं काबू पाता हूँ। एक लम्हे को ये सोचता हूँ यार मैक्सिमम क्या होगा, मतलब आपको जान से मारने के अलावा तो कोई कर नहीं सकता आपके साथ, और मरना तो वैसे ही है। तो ये भी नहीं पता कि अगर आपको कोई मार रहा है तो शायद हो सकता है फेवर कर रहा हो, क्योंकि अगर 3 दिन बाद आपको कैंसर हो जाए तो आप दुआ कर रहे होंगे कि मर जाएं, तो उस वक्त फिर मौत आएगी नहीं। जब हरी बात है, खुदकुशी तो नहीं करेंगे हम सब मुसलमान। अच्छा, तो मैं डीजे से निकला। अब मैं इकलौता बेटा भी था, पहली दफ़ा मुझे ज़िंदगी में झटका लगा था, कंप्लीट फेलियर। अब बने का भाई टैक्सी चलाओगे, मगर टैक्सी में दिलाऊंगा नहीं, सिफारिश मैं तुम्हारी करूंगा नहीं। अब कुछ समझ में नहीं आया क्या करूं। तो मैंने सारे जगह के एडमिशन भी ख़त्म हो चुके थे, क्यों रिलिस्ट नहीं था उस वक्त। तो मैंने फिर बीकॉम में प्राइवेट एडमिशन ले लिया। ये बात है इंटर के बाद 1980 के डीजे से निकल के। तो बीकॉम में प्राइवेट एडमिशन ले लिया, मार गिर के 49% पे मैंने बीकॉम किया। अच्छा, अकाउंटिंग वगैरह आती नहीं थी, मगर एक प्रोफेसर होते थे, बहुत ही, उनका नाम लेना इस वक्त रिकॉर्ड पे जा रही है रेहान अल्लाह वाला के वीडियो में, तो ये बड़े काम की हो सकती है, लॉन्ग रन में हो सकता है, आज से 50 साल बाद भी देखा जाए तो रिकॉर्ड पे ले आऊँ। रऊफ साहब होते थे, एक बहुत ही अच्छे टीचर थे। उन्होंने मुझे प्यार करके डांट डांट के अकाउंटिंग नाज़ाबाद में पढ़ाते थे, वो प्रीमियर कॉलेज के टीचर थे। तो उन्होंने मुझे अकाउंटिंग पढ़ाई, और मुझे आस्ता आस्ता, तो पहली दफ़ा जो रियलाइजेशन हुई ना मुझे कि यार मैं शहज़ादा नहीं हूँ। अगर शहज़ादे बनने का शौक़ है, जो हम सब मर्दों को होता है कि कंट्रीब्यूट करें, तो कुछ करना पड़ेगा। पैदाइशी बर्थ राइट नहीं है। उससे पहले मैं समझता था कि मेरा बर्थ राइट है, मैं सोचता था कि तो होऊंगा ही ना, मतलब। अच्छा, मैं शहज़ादा पैसे के लिहाज से नहीं कह रहा, या उसके लिहाज से तो मेरा कभी जहन में आया नहीं। मैं शहज़ादा बात ये कर रहा हूँ कि मैं ये समझता था इस वक्त, क्योंकि वीडियो की आंख देख रही है और रिकॉर्ड पे आ रही है बात, कि मैं शायद पाकिस्तान के लिए शहीद हो सकूं, थोड़ा सा हज़रत इमाम हुसैन की तरह कुछ कर सकूं। तो ये अंदर से शौक़ था। अच्छा, अब सूरत हाल ये थी कि मगर उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मतलब कोई कुर्बानी देने के लिए भी ना। तो अगर वैसे तो अगर आप सड़क पर हर रोज़ लोग मरते हैं तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता उनके मरने से भी, तो जान देना भी इनफ नहीं है। असली मसला है कि काम करके मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मुझे भी, अच्छा अब क्या हुआ, जब मैं निकला बीकॉम से 49, तो फिर एक और जगह, अच्छा अकाउंटिंग मेरी अच्छी हो चुकी थी। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती थी सोल्जर बाजार पे। उसकी खूबी ये थी कि एक तो इम्तहान सिस्टम उनका फेयर था,
और वो सबको एडमिशन दे देते थे। अच्छा, मुझे दोनों चीज़ें सूट करती थी, तो मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। पार्ट 1 और 2 तो मेरा फ़ौरन पास हो गया, जबकि काफ़ी मुश्किल होता था ज़माने में, अब भी होता है। पार्ट 3 में जबकि मेरी अकाउंटिंग अच्छी थी मगर मेरी स्पीड कम थी, तो उनके पेपर बड़े लंबे होते हैं, तो मैं उसमें 6 दफ़ा फेल हुआ। अच्छा, घर वालों का भी मेरे पे भरोसा तकरीबन नहीं, यकीनन एवोपरेट कर चुका था। अब्बा ने तो उस पॉइंट पे आ गए थे कि कुछ बोलते भी नहीं थे। मैंने कहा यार मतलब नालायक आदमी, अब मतलब आपके एक पॉइंट पे ज़्यादा नहीं बोलते ना, गिव अप। अम्मी बेचारी कहती रहती थी पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। अच्छा, मैं पढ़ रहा था, उस वक्त मैं पढ़ा था, उससे पहले मैंने कभी नहीं पढ़ा था, मगर उस वक्त रिजल्ट नहीं आ रहे थे। फिर मैं पार्ट 6 दफ़ा के बाद पास हो गया, मगर जब तक मैं पक्का बड़ा हो गया था। एक दूसरी बात, अब मैंने ना एक और चीज़ सीख ली थी कि दुनिया में आपके जानने वाले ना हर वक्त कुछ ना कुछ बकवास करते रहते हैं। मैं कोई गुस्से की लफ्ज़ में नहीं कह रहा हूँ बकवास, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। आप कुछ भी करें, वो जो मिसाल है ना कि एक आदमी अपने बेटे के साथ गधे पे जा रहा था, तो कोई कहेगा गधे पे क्यों नहीं बैठे थे, कोई कहेगा रेहान भाई आप कल स्कूल के बच्चों को पढ़ाने लगेंगे, तो कहेंगे यार इससे क्या फ़ायदा होगा, 10 लाख स्कूल है। आप कहेंगे यार वो नर्सरी पढ़ाऊंगा, तो कहेंगे नर्सरी पढ़ाने से क्या होगा, इतने छोटे बच्चे को पढ़ा के क्या फ़ायदा। आप कहेंगे यूनिवर्सिटी खोल लेता हूँ, तो उसमें 1000 लोग पंगे निकालते हैं। तो मैंने लोगों की बकवास सुननी छोड़ दी है, जो कह रहा है ना कहने दो। अच्छा, मैं खफा भी नहीं होता, मगर मैंने एक टेक्निक सीख ली है। लोग आए ना, मैंने IT पढ़ानी शुरू की, तो लोग आए क्या स्कूल खोल रहे हैं। अब पहले तो मैं बड़ा सीरियस लेता था बात को, मैंने कहा अच्छा यार स्कूल आइडिया तो गलत नहीं है, बात तो गलत नहीं कह रहा कि जब बच्चे ही को कुछ नहीं आता तो। फिर मैंने बाद में समझा कि ये सब बुलशिटिंग है लोगों की। फिर मैंने क्या करता था, मैं आप अगर आएंगे मेरे पास और कहेंगे यार स्कूल खोल लो, तो मैं आपको कहूँगा कि यार एक काम करो, एक पेज का ना एक प्रपोजल लिख के दे दो। अच्छा, मुझे पता कभी आएगा ही नहीं वो, अभी तक तो नहीं आया, आने लगे तो आपसे सोच के बोलूँगा क्योंकि आप 10 पेज लिख के भेज देंगे, मगर नॉर्मली मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला है, ऐसी बकवास है, बात और गधे की लात बराबर है। अच्छा खैर, अब मैं ICMAP के पार्ट 5 में था। इस दौरान मुझे पता लगा अमेरिका का कि 16 ईयर्स की एजुकेशन है, जो अभी तक इंटरनेट होने के बावजूद भी ज़्यादातर पाकिस्तानी बच्चों को नहीं पता। इंजीनियरिंग साइड में तो बाय डेफिनेशन 16 ईयर्स की स्कूलिंग होती है, नहीं 4 साल का बैचलर्स। हम BCom किए हुए थे, तो हमें अमेरिका के लिहाज से या दुनिया के लिहाज से हम बैचलर ही नहीं थे। तो मगर ये BCom वाले बच्चों को पता नहीं होता ये बात। मगर मैंने ना रिसर्च करके, उस ज़माने इंटरनेट तो नहीं था, मगर जो भी हमारे पास डिस्पोजल थे वो मैंने रिसर्च करके मालूम कर ली थी। अब मैंने MA इकनॉमिक्स कर लिया प्राइवेट, वो एक लंबी कहानी है, इस वक्त रेलिवेंट नहीं है। अच्छा, मैं पार्ट 5 में था। अच्छा, मैंने MA इकनॉमिक्स में ना सब्जेक्ट ऐसे लिए थे कि जो नॉर्मली कोई लेता नहीं था, इकोनॉमेट्रिक्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। तो क्या हुआ, उसमें मेरे नंबर काफ़ी अच्छे आ गए, क्योंकि उसमें या तो सही होता था या गलत होता था। अच्छा, प्राइवेट MA में आपको नंबर नहीं मिलते, जिसने भी दिया है ना उसको पता है कि नंबर। खैर, उससे क्या फ़ायदा हुआ कि मेरा जो नंबर थे ना, मेरा हाईएस्ट स्कोर आ गया MA पार्ट 1 में पूरे कराची में। कोई 2-3 हज़ार देते हैं MA में इकोनॉमिक्स उस ज़माने में, उसका हाईएस्ट स्कोर आ गया। अब वो मेरी बस मुझे ज़रा सी ओपनिंग चाहिए थी। मैंने ना, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं कराची यूनिवर्सिटी में कम से कम 30 या 40 दिन बैठा रहा हूँ, ऑफिस में, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के बाहर। अभी भी मेरे फेसबुक पे facebook.com/ज़िया खान पे मेरी वो लगी हुई है, आप जाके उसमें देख सकते हैं। मैंने 40 दिन लगा के जो एग्जामिनेशन के हेड थे उनसे ये एक स्टेटमेंट निकलवा लिया कि MA इकनॉमिक्स में फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में मिला के मेरे हाईएस्ट नंबर हैं, मगर मुझे पोजीशन इसलिए अलॉट नहीं की गई क्योंकि मैंने ये 3 साल में बांट के दिया था, क्योंकि मैं IC में भी कर रहा था। तो और एक और वजह भी थी कि मेरा एक सब्जेक्ट भी फेल हुआ था। तो वो जो स्टेटमेंट था ना, वो मेरे काम का था। मैंने एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटियों को भेजा। एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी जो थी वो 5th लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन अमेरिका है, 1,30,40 हज़ार स्टूडेंट है, और क्या कहते हैं, फिनिक्स के करीब होती है, टेम्पी एक जगह है। उनको मैंने भेजा, वरना तो मेरे नंबर प्राइवेट MA में आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा। और मैंने कुछ GMAT की बड़ी मेहनत से तैयारी की और TOEFL की करके मेरा एडमिशन आ गया।
अच्छा, तो पॉइंट मेरा कहने का ये मेरे प्यारे बच्चों को सबको, कि अगर एक दफ़ा ओपनिंग मिल जाए ना, फिर भागना उसमें से, दरार जो पड़ती है ना ज़िंदगी में, वो एक दो दफ़ा मिलती है आपको। अगर उसमें से आप दरार में से भाग के नहीं निकले तेज़ी से, तो फिर आप फंसे रह जाएंगे। और ज़िंदगी में हर एक की आती हैं अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा, मैंने दरार से एकदम निकल के मैं, अच्छा मेरे पास पैसे भी नहीं, मेरे वालिद साहब फ़ौज के आदमी, ईमानदार, तहज्जुद गुज़ार आदमी, उनसे मैं पैसे कैसे मांगूँ, शर्म। मैंने अल्लाह का शुक्र है कभी किसी से नहीं मांगे। अब बड़ी मेहनत सोच समझ के एडमिशन आ गया मेरा, उस कागज़ की वजह से, वो जो था कि भाई आपके आए इस नंबर थे, तो उन्होंने फ़ौरन कैलकुलेट किया कि इसका नहीं GPA 4 था, मतलब जो नंबर 1 है क्लास में 2000 में, उसका GPA 4 है। अच्छा, 2000 नहीं थे, 250 ने पास किया था, उसमें मेरा हाईएस्ट था। तो उन्होंने खैर, अब अब्बा को मैं क्या कहूँ, मैंने अब्बा से कहा यार अब्बू टिकट के पैसे चाहिए होंगे और एक सेमेस्टर की फ़ीस चाहिए होगी, मैं आपको फिर तंग नहीं करूँगा, और जैसे ही होगा मैं आपको वापस कर दूँगा। अब्बू ने कहा नहीं चुप रहे, कहने का इंशाल्लाह कुछ करते हैं। बेचारों ने कुछ ज़मीन वगैरह बेची होगी, वरना उनके पास तो थे नहीं। तो उन्होंने मुझे टिकट भी ला दिया, और पहली फ़ीस के, मतलब उनके लिहाज से जो आदमी के पास 50 रुपये बड़ी बात हो, क्योंकि 2500 तनख्वाह थी उनकी, 3000। फौज में कर्नल तो थे, मगर तनख्वाहें तो आपको पता है फौज की कोई तनख्वाह नहीं होती इतनी। सिविलियन समझते हैं कि बहुत तनख्वाहें होती हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि मैं एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी पहुंच गया 87 अगस्त में। अब फिर जो वही वाली बात है, अब मुझे ओपनिंग नज़र आई ना, मैंने क्या किया कि मैंने जाके पता किया कि उनकी यूनिवर्सिटी में कितनी डिग्री ऑफर होती हैं। जब अब अंदाज़ा करें, नालायक से स्टूडेंट जिसे कभी पिछले 4-5 साल 6-6 दफ़ा फेल होके ये सब कुछ हुआ है, वो साइको आदमी, मैंने जाके वहाँ पे MS इन इंजीनियरिंग, मैंने कहा यार मैं इंजीनियरिंग नहीं कर सका ना, नंबर नहीं आया मेरे इंटर में, इंजीनियरिंग भी करना है। MS इन इंजीनियरिंग, MA इकोनॉमिक्स प्राइवेट किया हुआ, ICA में पूरा नहीं किया हुआ था, पार्ट 4 किया हुआ था। 5 में तो मैं आ गया था एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी। तो मैंने MBA में तो मेरा एडमिशन था। अमेरिका की 6th लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, तो दुनिया की 10 लार्जेस्ट तो होगी। तो मैंने MBA, मास्टर ऑफ अकाउंटेंसी, क्योंकि अकाउंट्स मेरी अच्छी थी, मगर विद MIS मेजर, और MS इन इंजीनियरिंग, तीनों में एडमिशन ले लिया। अच्छा, मेरे सारे दोस्तों के तो हंसी छूट गई, क्या बेस सही लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि हमारी बहनें भी देख रही होंगी, तो मतलब समझ रहे हैं लड़के क्या किस तरह बात करते हैं, आप कुछ समझ सकते हैं कि मतलब अबे बेवकूफ़, अबे पहले एक तो पास कर ले, 3 एडमिशन ले लिए। मैंने कहा यार देखेंगे, या तो डूबेंगे, तारिक बिन ज़ियाद हूँ मैं तो भाई। फिर मैंने ये किया, अभी मैं बाज नहीं आया, मैंने वहाँ का जो चार्ट अकाउंटेंसी है CPA, उसमें भी एडमिशन ले लिया, और वहाँ का जो कॉस्ट अकाउंटिंग है CMA, उसमें भी एडमिशन ले लिया। अब एक छोटी सी जान जिसको पढ़ने की आदत नहीं, 5 जगह में एडमिशन, ये चला 87, 88, 89। उसमें एक जो साइलेंट एक सेमेस्टर था, मैंने एक सेमेस्टर में ना 5 फाइनेंस के जो सबसे मुश्किल कोर्स थे वो ले लिए। अच्छा, इसकी ट्रांसक्रिप्ट भी मेरी पड़ी हुई है फेसबुक पे, आप जाके देख लीजिएगा। तो अब मैंने 5 जब कोर्स ले लिए तो बुरा हाल हो गया, मतलब कुछ समझ में नहीं आया, बड़ी मुश्किल से रुलते गिलते। जब फाइनल सेमेस्टर ख़त्म हुआ तो मेरे हिसाब से मेरा यह ख़त्म हो चुका कैरियर। मैंने अपने लिहाज से सोचा कि कैरियर मेरा ख़त्म हो गया, क्योंकि ग्रेजुएट स्कूल में अगर आपका GPA 3 से नीचे गिर जाए तो आपको यूनिवर्सिटी से निकालने का नोटिस मिल जाता है, और अगले सेमेस्टर भी आपका 3 से ऊपर नहीं जाए। और अगर 5 में आपके C आ जाए, अच्छा 3 का मतलब ये है कि आपके 3 से नीचे जाने के लिए 2 होता है B, अगर आपके C आ गए ना 5, तो फिर तो आप नहीं बच सकते, क्योंकि फिर आपको 5 A लेने पड़ेंगे उन C को ओवरकम करने के लिए, तो फिर 3 पे आएंगे आप, क्योंकि C जो होते हैं वो 2 GPA होता है, B 3 होता है, और A जो होता है 4 होता है। तो एवरेज लाने के लिए 3 पे, ताकि यूनिवर्सिटी में आप बच सकें। तो मैंने सोचा मैं तो अब भैया, मैंने अल्लाह में ट्राई किया था यार। अच्छा, अब जब तो मैंने सबर ही करेगा आदमी, मैं सोच रहा था अब क्या करूँगा, अपना प्लान बना रहा था कि यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाऊँगा। तो
मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार ट्रांसक्रिप्ट आ गई है डाक में, वहाँ पे डिब्बे होते हैं यूनिवर्सिटी के, उसमें जाके मैंने डिब्बा खोला। अब मैंने सोचा यार हिम्मत ही नहीं है देखने की, खोलने की। मैं कलमा पढ़ा, मैंने कहा या अल्लाह, कहने वाली बात नहीं है मगर यहाँ दिल की बात हो रही है कि अल्लाह मैं तेरे रास्ते पे आया हूँ, अब कुछ मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे 5 में सी थे और मैं मतलब काफ़ी प्रोफेशनल स्टूडेंट हो चुका था जब तक, तो अगर मैं सी समझ रहा हूँ तो सी ही होगा। मैंने ट्रांसक्रिप्ट खोली अपनी फाड़ी, बिस्मिल्लाह करके देखी, 5 ये। खुदा की कसम मैं समझा कि इनके कंप्यूटर में कोई ग्लिच आ गया है। अच्छा, मैं डर के मारे अगले 1 महीने यूनिवर्सिटी की तरफ भी नहीं गया कि कोई प्रोफेसर वगैरह मुझे सड़क पे मिल गया और कहा कि यार क्या आया, और मैंने झूठ बोलता नहीं, कोशिश करता हूँ। मैं कहते सर मेरा ए आया, तो क्या भाई साले मैंने तो नहीं दिया। तो मैं डर गया, अब मैं गया ही नहीं। फिर ना अब क्यूरोसिटी, पेट में दर्द इतना ना मेरे कि यार मैं सारी उम्र हिसाब करता रहा, मुझे पता है मेरे 60 आए होंगे, मैंने गलत किया है सवाल, तो 60 पे ए कैसे आ गया यार? मतलब कॉमन सेंस की बात है ना, 90 पे ए होता है, अब 60 पे तो डी आएगा, सी आएगा, ये ए कैसे आ गया भाई? तो मैं खैर फिर बड़ी हिम्मत करके मैंने सोचा कि जब 1-1.5 महीना गुजर गया ना और नया सेमेस्टर शुरू होने का, मैंने कहा अब ग्रेड नहीं बदल सकता ये, वरना तो मैं मुकदमा कर दूंगा अमेरिका के कोर्ट में जाके कि साले मेरे AI में सी कर दिए, तो आपकी गलती हुई है तो मैं क्या करूँ भाई, आपने की है तो की है। खैर मैं प्रोफेसर के पास चला गया, मैं जाके बैठा, मैंने कहा सर वो रिक्वेस्ट है, मुझे आप फाइनल एग्जाम दिखा सकते हैं मेरा? तो वो मुझे पहचानता था कि मैं फाइनेंस में तो अच्छा था ही, तो उसने मुझे बड़ी मुश्किल से कहीं से ढूंढ के ना निकाल के, हाँ यार ये देखो, तंग भी हो रहा था वो, मगर शराफत गोरे आमतौर पे पॉलिटिशियन उनके बड़े बदमाश होते हैं, मगर आम गोरा बड़ा शरीफ आदमी होता है। तो उसने ना मुझे दिए, उसमें देखा तो वाकई 62-3 जो मेरा हिसाब था वही था, 62 नंबर। मैंने कहा मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही पूछने की कि यार मेरा तो ये आ गया है, ये 62 है जो मेरा हिसाब था, ये उसी हिसाब से। तो उसने मेरी आंखें देखी ना तो समझ गया कि ये परेशान हो गया है, कि कहने लगा ज़िया यू नो व्हाट द इशू इज़, यू आर द हाईएस्ट इन द क्लास। तो मेरे हिसाब बिल्कुल सही था, वो ए इसलिए था कि बाकी नालायक थे। तो कहने का तो किस्मत बाज़ दफ़ा अल्लाह मियाँ की, अब मैं सोचता हूँ बाद में कभी कि शायद अल्लाह मियाँ ने नज़र करम मुझ पे करने के चक्कर में बाकी सबका पत्ता ना काट दिया हो, उसकी क्या पता है उसका क्या मूड है। तो खैर ये बैकग्राउंड था। तो अब 92 ख़त्म हुआ दिसंबर। पैसों में लेके आए जी? पैसे जो है नहीं, फीस तो थी नहीं, अच्छा वो तो बात हमने बड़ा अच्छा सवाल किया। पैसे देखिए यार, पाकिस्तानी ये बात समझते नहीं है, पैसा ये बहाना है। मेरे पास तो पैसे थे नहीं, मैं इकोनॉमिक्स करके गया था, वही पर्चा मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाके पर्चा जमा कराया। अच्छा इन थ्योरी मैंने कहा मुझे तो टीचिंग असिस्टेंटशिप और रिसर्च असिस्टेंटशिप दोनों मिलनी चाहिए, आई एम द बेस्ट। अच्छा मैं वाकई बेस्ट था उस वक्त, इकोनॉमिक्स और में तो थोड़ा थोड़ा, मगर फाइनेंस में आई वॉज वेरी गुड। मैंने प्रोफेसर जाके कहा, मैंने कहा यार एक तो मैं हाई स्कोर में अपने टॉपर हूँ यूनिवर्सिटी का, मैं जबकि ऑफिशियली मैं टॉपर नहीं था, हाईएस्ट स्कोर था, तो आप समझ रहे हैं ना 3 साल की वजह से मैं टॉपर नहीं था। मैंने कहा एक तो मैं ये हूँ, मगर दूसरी बात मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, आप मुझसे फाइनेंस की बात करें, मैं अगर आपको ना जवाब दे सकूँ तो फिर देखा जाए, फिर मैं विड्रॉ कर जाऊँगा। उनमें से ज़्यादातर की मैं पहली क्लास भी ले चुका था, उनको पता था कि क्लास में या तो मैं बोल रहा हूँ या वो बोल रहा है। उसने कहा नहीं वो कोई ज़रूरत नहीं है, तो मुझे फ़ौरन रिसर्च असिस्टेंटशिप मिल गई। तो मेरी फ़ीस जो $2,500 थी वो इन स्टेट हो गई। वहाँ पे यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसमें ये होता है कि जो वहाँ के रेजिडेंट्स को देनी पड़ती है ना, वो $800, उस ज़माने की बात बता रहा हूँ, ये 87, 88, 89 की। एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी की फ़ीस पहले $2,500 थी रफली, और उसमें मुझे $800 देने पड़ते थे। साथ साथ मैं 20 घंटे की टीचिंग असिस्टेंटशिप करता था, उसके मुझे $10 के हिसाब से या कितने के हिसाब से मुझे अभी याद पड़ता है, कोई $500 मिलते थे। तो मैं उन $500 में से फीस भी देता था। और फिर मेरे वालिद साहब को मैंने 1000 दफ़ा मना किया कि मुझे पैसे ना भिजवाएं, 1000 दफ़ा।
मेरे वालिद साहब को अल्लाह मियाँ जन्नत नसीब करे, वो फिर भी मुझे पैसे भेजते रहे। फिर मैंने क्या किया कि मैंने ना जो मेरा फॉरेन करेंसी, उस ज़माने में ऐसे नहीं जाती थी यहाँ से पैसे, अभी मुझे नहीं पता कैसे जाते हैं, मगर उस ज़माने में आपको वो लेना पड़ता था, यहाँ पे बैंकों से लाइसेंस लेना पड़ता था कि आपके बेटा पढ़ रहा है या जो भी पढ़ रहा है। तो वो मैंने कैंसिल करवा दिया ताकि अब्बा ने भेज सकें। अब्बा ने मुझे बाद में बड़े खफा होकर फ़ोन किया। अच्छा, मैं सोच रहा था ये भेज कहाँ से रहे हैं यार, इनके पास तो है ही नहीं। उस ज़माने में सेठ आबिद ने डिफेंस में प्लॉट ख़रीदने शुरू किए थे। मेरे अब्बा माशाल्लाह बहुत ईमानदार आदमी थे, कभी किसी का 1 रुपया भी नहीं खाया था। तो उनको सारे दोस्तों ने पैसे भिजवाए थे कि तुम डिफेंस में ज़मीनों का कारोबार शुरू करो। तो अब्बा ज़मीन खरीद बेच रहे थे, तो उसमें प्रॉफिट पे प्रॉफिट हुआ जाए। अच्छा, उसमें से कुछ वर्किंग पार्टनर के तौर पे उनके पास भी आता था, बाकी वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो मुझे तो ये पता नहीं था अमेरिका में, तो मैं सोच रहा था पता नहीं किस किस को बेच के। अच्छा, मेरे वाले साहब वो बताते तो कभी थे नहीं कि यार मैंने कैसे, वो कहते हो जाए, या तो कहते थे नहीं हो सकता, या कहते तो हो जाएगा, वो तीसरी बात करते नहीं थे। अच्छा, ये तो मुझे बाद में बताई ना उन्होंने। तो जब मैंने कैंसिल करवा दिया परमिट, तो अब्बा ने फ़ोन किया कि यार तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने तेरे साथ क्या बुरा किया जो तू मेरे साथ बुरा कर रहा है। अच्छा, मैं समझा कि सिर्फ मोहब्बत में कह रहे हैं। तो मैंने कहा अब्बू मैं आपके साथ क्या बुरा करूँगा। कहने लगे नहीं तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। कहने लगे तुम्हें पता है उस बात को 3-4 महीने हो चुके थे, मैं तो टाल रहा था ना, उनसे बात ही नहीं करता था इस मौजूद पर। कहने लगे तुझे पता है यार, कहना तुम्हारा ईमान कमज़ोर है। कहने लगे जब तक मैं तुम्हें पैसे भिजवा रहा था, मुझे बाद महीने 30-30 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। जिस दिन तुमने मेरा लाइसेंस कैंसिल कराया है, उसके बाद से 1 रुपए की आमदनी नहीं हुई। तो कहना यार मैंने क्या बुरा किया था, तुमने जो कैंसिल कराया उसके बाद तो मुझे नुकसान होना शुरू हो गया। तो अल्लाह मियाँ को आदमी अटैक तो करे ना, फिर उस पर छोड़ दे। तो ये पैसे की सूरत चाल थी। मगर उसके बाद एक और, ये भी बच्चों के लिए, मैं जाते ही हर सिस्टम की ना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखता हूँ। पहले तो मैंने यूनिवर्सिटी के स्ट्रेंथ, एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर सिस्टम को समझा कि ये अच्छा, मेरे पास कोई डायरेक्ट एक्सेस तो थी नहीं, अकल भी तो बड़ी चीज़ है ना। किसी चीज़ के बिहेवियर देख के अल्लाह को हम कैसे पहचानते हैं, चीज़ें देख के ना। तो देखने की, करीब से देखने की तो हमने किसी को भी नहीं देखा अल्लाह मियाँ को, मगर उसकी रहमत से पहचानते हैं ना। इसी तरह किसी भी चीज़ को आप उसकी देख के पहचान सकते हैं। तो मैंने यूनिवर्सिटी भी देख ली थी। इसके अलावा मैंने उनके फाइनेंशियल सिस्टम को पढ़ना शुरू किया। अमेरिका में जब मैं आया तो पहले दिन हमें ना एक सिटी बैंक ने कार्ड दिया, क्रेडिट कार्ड। सिटी बैंक ने क्रेडिट कार्ड दिया। और अच्छा, मैंने जो वहाँ शुरू किया 87 में, बाद में मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि मैं शायद, मगर मेरी नीयत नहीं थी, तो मेरा दिल ज़मीर साफ़ है। क्योंकि वो बाद में बहुत लोगों ने बड़ा गलत इस्तेमाल किया उस सिस्टम को। मैंने क्या किया कि उन्होंने मुझे $1000 का क्रेडिट दिया सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे, क्योंकि एज मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट था। तो मैंने फॉर्म भर के भेजा, किसी दुकान के सामने फॉर्म रखे थे, मैंने फॉर्म भर के सिटी बैंक को भेज दिया। अच्छा, उस ज़माने में जब आप अमेरिका में लैंड करते थे तो आपको सोशल सिक्योरिटी कार्ड भी मिलता था फ़ौरन, मगर उस पर लिखा होता था नॉट वैलिड, मगर बाई चांस मेरे वाले पे नहीं लिखा हुआ था, पता नहीं क्यों। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि सिटी बैंक का कार्ड भर दिया, उस पर शायद मुझे अभी याद है, टू बी एग्जैक्ट $1100 क्या कहते हैं, मुझे क्रेडिट मिल गया। अच्छा, मैं तो बड़ी एहतियात से खर्च करने वाला आदमी, अब्बा का सोच के कि मेरे अब्बा के पैसे आया नहीं हो, मेरे टीचिंग असिस्टेंटशिप भी मिली थी, मगर मेरा खर्चा इतना ज़्यादा था कि कोई हद नहीं। क्योंकि जब मुझे कोई किताब चाहिए होती थी फिर मैं कुछ नहीं देखता था लिहाज वहाज। तो मेरे पास आप अगर मेरे कमरे में आते तो चारों तरफ मैं, मेरा बिस्तर था, मैं चढ़ के जाता था किताबों के ऊपर से, कुछ लाइब्रेरी से ली हुई और कुछ खरीदी हुई। अच्छा, किताबें वहाँ पे ख़रीदने वाली बड़ी महंगी है। उस ज़माने $40 की थी, तब तो $120 की किताबें होती हैं, टेक्स्ट बुक्स। तो मैंने क्या किया कि क्रेडिट कार्ड पे मैंने ये नोट किया कि जितना खर्च करो ना उतना आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ती है। अच्छा, बिल्कुल लॉजिकल बात है। तो मैंने क्या करना शुरू किया, अपने सारे दोस्तों को कहना शुरू कर दिया कि जिसने भी फीस देनी है ना यार, अमेरिका पाकिस्तान से पैसे मंगाए मुझे दे दो। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है क्रेडिबिलिटी तो हमेशा थी कि पैसे तो नहीं खा जाऊँगा ना यार किसी के। तो मुझे कहा मुझे तो पैसे दे दे भाई, और मैं तुम्हारी क्रेडिट कार्ड पे फीस चार्ज कर दूँ। अच्छा, अगर थोड़े दिनों बाद भी आ जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो 40 दिन बाद देने होंगे ना। अच्छा, लड़कों को बड़ा सूट करता था, कुछ को, सबको तो नहीं, कुछ को सूट करता था। तो अच्छा, $2500 फीस होती थी। मेरा आस्ता आस्ता क्रेडिट लिमिट बढ़ने शुरू हुई। मैंने $40,000 तो अपने क्रेडिट कार्डों में निकाले हुए थे। जब मैं दिसंबर 2092 को ग्रेजुएट किया हूँ तो $40,000
मेरे पे क्रेडिट कार्ड पे कर्जा था इसी पढ़ाइयों का। तो मेरे 3 सोर्स ऑफ इनकम थे। पहले 1 साल में अब्बा ने पैसे भेजे थे, 1 साल के बाद तो मैंने कैंसिल कर दिया था। दूसरा, क्रेडिट कार्डों पे मैंने कुछ $40,000 निकाले। अच्छा, वो गेम क्या था, मैं पैसे निकालता था, मेरे वहाँ से भी पैसे आ रहे थे, थोड़े मेरे अब्बा के पास पड़े हुए थे, तो मैं पेमेंट करता था मिनिमम पेमेंट, वो आस्ता आस्ता करके। अच्छा, और मैं पैसे का मैंने सोचा था कि मैं तारिक बिन ज़ियाद हूँ, मैंने किसी चीज़ का सोचना ही नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करनी है और जो भी कोर्स लेना है, जितना भी खर्चा है। हाँ, इसमें कहूँगा कि एक जगह आप मेरा ट्रांसक्रिप्ट देखेंगे तो एक जगह जाके नाकामी हुई, सिर्फ मैं एक ही क्लास से भागा, वो था जैपनीज़ की क्लास। मुझे पता नहीं क्या कीड़ा हुआ, मैंने कहा जैपनीज़ सीखूंगा। भाई सिर्फ एक क्लास थी 6 घंटे की, फीस देने के बाद वजूद में भाग गया, क्योंकि 3 घंटे के बाद जो मेरे सर में शदीद किस्म का दर्द हुआ, तो मैंने अपने अल्लाह से तौबा की और कहा कि ये नहीं कर सकता मैं, बाकी सब दुनिया का काम करूँगा, जापानी नहीं सीख सकता। मैं समझ गया, हो सकता मैं लगा रहा था तो सीख जाता, मगर मैं अपनी फीस छोड़ के सिर्फ एक ही जगह भागा हूँ। तो अगर आप मेरी ट्रांसक्रिप्ट में देखें तो उसमें विड्रॉल W लगा हुआ है। जापानी 6 क्रेडिट कार्ड की कोर्स, अच्छे पैसे थे, दिए थे मैंने, मतलब कोई कोई $1000 का नुकसान हो गया एक ही दिन में, 3 घंटे में। मतलब वो मुझे, अगर मैं तो वापस लेने भी नहीं गया, देते भी नहीं, मैं मजाक के सेंस में कह रहा हूँ। अच्छा खैर, अब 92 में मेरे पास ये 5 चीज़ें पूरी हो गई, MBA, MS, मास्टर ऑफ अकाउंटेंसी, CPA, CMA। अच्छा, उसके नुकसान भी हुए। एक तो सेहत थोड़ी गिर गई, मैं तो कुछ करता ही नहीं था, घर का भी बुरा हाल। जहाँ रह रहे थे ना, यार मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो मेरे सिर्फ चादर थी, मैं तो टनल की तरह चढ़ के बिस्तर पे चढ़ता था। ये तो हम बड़ी अच्छी जगह पे बैठे थे, मतलब आप ये सोचते हैं अगर ये मेरा कमरा होता ना तो मेरा यहाँ बिस्तर और चारों तरफ किताबें। अच्छा, अब 92 दिसंबर, $40,000 मेरे पे कर्जा, ग्रेजुएट में हो चुका, सद्दाम हुसैन हो गया, गल्फ वॉर शुरू हो गई, अब कहीं जॉब ही नहीं। अब मेरी ग्रेजुएशन, मैंने कहा यार और तो नहीं डिले कर सकते। अच्छा, घर वालों ने तो, पाकिस्तानी आपको पता है रिश्तेदारों से ज़्यादा मोहब्बत कोई करता नहीं है, बुरे सेंस में कह रहा हूँ आपको। अम्मी अब्बा को डरा डरा के कि यार शादी कर ली है यार, कोई करता है, बकवास कर रहा है, 3 मास्टर्स करता है कोई, 5 डिग्रियाँ करता है कोई, बकवास कर रहा है, शादी वादी कर ली है, इसे नहीं आना। मगर मेरे अब्बा और अम्मा भी ज़रा फ़र्क किस्म के लोग थे। वो तो मुझे दूसरे लोगों से पता लगता था, कभी कुछ नहीं कहा, बेटा देख लो अपने लिहाज से देख लो। वो अपने लिए कभी उन्होंने, मगर उनकी हालत मुझे पता था दूसरी राय से कि उनकी हालत बुरी है। मैं 5.5 साल हो गए, उस वक्त मेरी बहन की शादी होने लगी तो मैं 10 दिन के लिए पाकिस्तान आया बहन की शादी अटेंड, क्योंकि अगर मैं वो भी नहीं करता ना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था अटेंड करने का, अगर मैं वो भी नहीं करता तो मैं तो फिर बिल्कुल ही डिस्कार्डेड हो जाता फैमिली में। वो मुझे उसकी भी फिक्र नहीं थी, मेरे अम्मी अब्बा का दिल टूट जाता है बिल्कुल। तो खैर मैं 10 दिन के लिए आया था बस। अच्छा, अब दिसंबर 92 है, $40,000 कर्जा है। अब मैंने सोचा क्या करना चाहिए। अब मेरे पास, मैं फाइनेंस में भी अच्छा था, कंप्यूटर साइंस के मैंने कोई कोर्स नहीं किया था, मैंने दुनिया के बाकी सारे कोर्स कर लिए थे। कंप्यूटर की मैनेजमेंट और जैसे कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में मेरा जो इंजीनियरिंग थी वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में सिम कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में थी, मगर उसमें प्रोग्रामिंग नहीं सिखाते थे। आपको हाई लेवल में मास्टर्स लेवल की क्लासेस थी। मास्टर ऑफ अकाउंटेंसी में भी मेरी MIS था फोकस, मगर उसमें प्रोग्रामिंग नहीं सिखाते थे। वो तो डिज़ाइन करना और ये करना, डिज़ाइन से मतलब मेरा UI UX डिज़ाइन की बात नहीं हो रहा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस वगैरह के लेवल की कोर्स होती है, प्रोग्रामिंग की नहीं होती। अच्छा, ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी और गलती थी। दिसंबर 92 की बात है। अच्छा, इंडियन प्रोग्रामिंग के अलावा कुछ करता ही नहीं है। अच्छा, मगर मैं तो जब तक मेरी काफ़ी ज़्यादा उस वक्त तक फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, मैं तो अगला खालिद बिन वलीद और तारिक बिन ज़ियाद बनने की ट्रेनिंग कर रहे थे। तो मैंने कहा मुझे क्या प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है, मैं तो लीडर हूँ भाई, तो मैं लो लेवल की मुझे करने की क्या ज़रूरत है? मगर वो फिर झटका लगा कि पता लगा कि ऐसी बात नहीं है, पहले सिपाही बनेंगे तो जनरल बनेंगे ना। अच्छा, अब क्या हुआ कि दिसंबर, आपको समझ में नहीं आया करें क्या, जॉब से मार्केट में कोई थी नहीं। 9/11 हर वक्त तो धूम धड़का हो रहा था, हर वक्त इराक से वीडियो आ चुके थे, CNN आ चुका था, हर वक्त तो लाइव ब्रॉडकास्ट चल रही थी कि फायरिंग
हो रही है, धमाके हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उसमें जॉब कौन देता है? अच्छा, अब मैंने सोचा कि कहाँ जाऊँ। अब मेरे पास 3 चॉइसेस थी, या तो न्यूयॉर्क जाऊँ स्टॉक मार्केट की वजह से क्योंकि मैं फाइनेंस में अच्छा था, या शिकागो जाऊँ ऑप्शन की वजह से, या मैं जाऊँ क्या कहते हैं सिलिकॉन वैली टेक्नोलॉजी की वजह से। अच्छा, मुझे क्योंकि मैं तो एक धुन में सवार था ना, मुझे उस वक्त ये रियलाइजेशन हुई कि शायद पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म फ्यूचर मेरा पहले, क्योंकि मैं फाइनेंस के बैकग्राउंड से आ रहा था, मैं समझता था फाइनेंस में है, ये जो मेरी बड़ी गलती थी। अच्छा, मगर मैंने क्या किया कि मैं सोचा कि सिलिकॉन वैली जाता है टेक्नोलॉजी में। अच्छा, अब मैं बे एरिया में लैंड कर गया, मैं F1 वीज़ा पे था। F1 होता है क्या कहते हैं स्टूडेंट वीज़ा, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है 1 साल की। अब मेरे पास 1 साल का वीज़ा। अच्छा, मैं कोई वो वाला तो बंदा नहीं हूँ कि बगैर वीज़ा के ठहरा हुआ हूँ या कुछ हो। अब यार समझ में नहीं आया कि करेंगे कि क्या भैया, नौकरी कहाँ मिलेगी। अच्छा, मैं तो ट्रेन हूँ CEO बनने के लिए। अच्छा, मैं तो प्रोग्रामर बनने के लिए ट्रेन ही नहीं हूँ, छोटा मोटी जॉब तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि भाई मैं एक तो मेरे रेज्यूमे देख के इतने डर जाते थे गोरे भी, क्योंकि यार इसको पता नहीं कितनी तनख्वाह मांगेगा यार ये। तो फिर मैंने ना छोटे रेज्यूमे बनाने शुरू किए कि मैं अपनी 90% चीज़ें लिखता ही नहीं था उसमें, क्योंकि वरना मैंने देखा कि गोरे के तो पसीने छूट जाते थे कि यार ये पता नहीं कौन है, क्या तो झूठा है, तो उस सूरत में भी रिजेक्ट करो। अगर सच्चा है तो ये मांगेगा $6 लाख, तो इस सूरत में भी रिजेक्ट करो। अच्छा, फिर मुझे पता लगा कि सिर्फ मैं नहीं समझता अपने आप को जनरल, पाकिस्तान का या अमेरिका का या कहीं का भी जो भी बिजनेसमैन होता है सब अपने आप को जनरल समझते हैं। उनको सबको छोटे चाहिए होते हैं, वो समझते हैं हमसे बड़ा कौन स्ट्रेटेजिस्ट। फिर मैं ही नहीं समझ रहा था। यहाँ भी आप पाकिस्तान में देखें, हर सेट क्यों नहीं चला सकते कंपनियां, पाकिस्तान में क्यों नहीं चल सकती हैं? वो समझते हैं मैं फाइनेंस का भी जीता हूँ, मैं अकाउंटिंग का भी जीता हूँ, मैं प्रोग्रामिंग का भी जीता हूँ। वो तो किसी को कहाँ से नहीं डालते, उनको तो चाहिए छोटे। ऐसे आपके यहाँ भी, अब मेरी आपसे ज़रा सा 1 घंटे की दोस्ती होगी तो अब मैं बढ़ता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे से ज़रा दोस्ती करना खतरनाक है। मैं ज़्यादा दोस्ती करता हूँ तो बहुत अच्छी करता हूँ, फिर मैं जो मुंह में आता है वही बोलता हूँ। तो मतलब आप इनको तो रख लेंगे, क्योंकि कहेंगे ये कैमरामैन है, ठीक है यार मैं कैमरामैन क्या चलाऊँ, तो नथिंग पर्सनल। इंशाल्लाह अभी हमने तो बहुत आगे जाना है, साथ ही काम करेंगे, मगर छोटा तो रख लेंगे। अच्छा, मैं भी ऐसी ट्रेन, मैं भी जनरल भाई, जीवन की आर्मी स्टाफ हूँ। तो मैंने तो कभी सिपाही बनने के लिए ट्रेनिंग ही नहीं की, बंदूक तो चलाई नहीं है। मैं तो भाई नक्शे में हिटलर की तरह, मैं तो इंशाल्लाह इस्लाम के लश्कर लेके जा रहा हूँ। मैं, मुझे क्या करने की जरूरत है यार ये छोटी मोटी। अच्छा, अब क्या हुआ, मैं बेरिया में, अब मुझे समझ में आ गई कि यार प्रोग्रामिंग करनी है। अच्छा, इट इज़ नेवर टू लेट। जब भी समझ में आ जाए ना, पुराने का रोने का कोई फायदा नहीं है, जो हो गया वो हो गया यार। अब समझ में आ गई, अब करें। मैंने कहा यार अब पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे। तो मेरे दोस्तों ने कहा मेरे बाप छोड़ दे भाई, अब क्या प्रोग्रामिंग शुरू कर रहा है? मैंने कहा करेंगे यार। अच्छा, आप करेंगे? मैंने कहा यार एक कंपनी बनाते हैं। हमारा एक हिंदू दोस्त था, हेमंत शर्मा, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था। कुछ किस्मत ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, उसकी एक अलग कहानी है, किसी और दिन बताऊंगा। उसने मुझे सजेस्ट किया कि यार एक फिलोसफर था जेनो, जिसके नाम से जेनोफोबिया भी निकला हुआ है। वो क्या होता है, जो अभी ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं अभी, कि जेनोफोबिया ये होता है कि बाहर के लोगों से नफरत। तो हमने कंपनी बनाई जेनोसिस। अच्छा, वो था फिलोसफर था बहुत बड़ा, जो उनको आन के, जबकि उस जमाने में ग्रीस में फिलोसफी ही सबसे बड़ी ऊंची चीज समझी जाती थी। वो बाहर था, अफ्रीकन था, उसने आन के उनको फिलोसफी पढ़ाई। तो जब भी तो जेनोफोबिया निकला है, लोग सुने ग्रीस वाले कितने खार खा गए होंगे उससे। तो हमने ये सोचा कि हम इनको अब सॉफ्टवेयर सिखाएंगे, जबकि आती कुछ नहीं थी, खुद ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात थी, मगर खैर आदमी को बहादुर तो होना चाहिए, जो भी था। तो हमने कंपनी का नाम रखा जेनोसिस कॉर्पोरेशन। मैंने कंपनी रजिस्टर करा ली। अच्छा, फिर वो सिस्टम में फ्लॉ था, उन्होंने कभी ये चेक ही नहीं किया कि मैं तो ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ ही नहीं। मुझसे पूछते थे, मैं बताया था कि नहीं हूँ, मगर उन्होंने पूछा ही नहीं। मैंने कंपनी रजिस्टर करा ली कैलिफोर्निया में। पैसे थे नहीं, $1100 पता नहीं कहाँ से। अच्छा, रात को मैं गैस स्टेशन पे काम कर रहा था, वो भी मैं आपको फनी सुनाता हूँ, क्योंकि बच्चों को सिर्फ काम की बात के साथ थोड़ा सा मजाक वाला पहलू भी होना चाहिए। अच्छा, अब क्या हुआ कि मैंने रात को ना गैस स्टेशन वगैरह पे काम करना शुरू कर दिया, अपनी कंपनी बना ली और बैंक अकाउंट वगैरह खोल ली कंपनी के। अब मसला ये था कि जब मैं दिसंबर में करीब आ रहा था कि अब मैं H1 कैसे लूँ,
अच्छा, पाकिस्तानी को ना अजीब, हम भी पाकिस्तानी हैं, बातें तो बड़ी बड़ी हैं, दम है नहीं हमें कुछ। मेरे दोस्त भी थे काफ़ी, अगर मैं उनको, उसमें से बहुत सारे सिटीजन भी हो चुके थे, ग्रीन कार्ड वाले तो सारी थे तकरीबन, मैं अगर उनसे कहूँ कि यार ये H1 पे साइन कर दो, तो पाकिस्तानी को अगर आप ये कह दें ना कि तुमसे अल्लाह मियाँ खफा हो गए हैं और तुम्हें जहन्नुम में डाल देंगे, तो वो नहीं डरेगा, या शायद डरे भी मगर ज़्यादा नहीं डरेगा। मगर आप उससे ये कह देना कि अमेरिकन इमिग्रेशन आपसे खफा हो गई है, तो वो बेहोशी से मर जाएगा उसी वक्त, क्योंकि उनकी माई बाप ग्रीन कार्ड है। अब मैं किसी पाकिस्तानी को कहूँ कि यार तू मेरे H1 पे साइन कर दे, तो वो तो मर जाएगा, उससे पहले, साइन करने से पहले उसको हार्ट अटैक हो जाएगा डर के मारे कि इमिग्रेशन मेरे पीछे आ जाएगी। मैंने कहा ऐसी की तैसी, मैंने अपनी एप्लीकेशन लिखी और अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी किसी से कुछ कहा नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं कि मुझे कोई मसला है कहने से या मेरी आना है, मुझे पता है कि ना करेगा तो उससे अच्छा कहने की क्या जरूरत है, आदमी को पहले ही पता होना चाहिए ना दूसरा क्या कहेगा। तो मैंने खुद ही एप्लीकेशन ड्राफ्ट की, प्रेसिडेंट CEO जेनोसिस कॉर्पोरेशन खुद ही नीचे साइन किए, मैंने भेज दी और मैं तैयारी पकड़ी, मैं पाकिस्तान चलेंगे, मैं रिपोर्ट करेंगे, अब ये आएगा वापस कि आप जाएं। 15 दिन बाद मेरा H1 वीज़ा, क्योंकि सिस्टम में ऐसा कुछ था ही नहीं कि कोई आदमी अपने आप को स्पॉन्सर नहीं कर सके, शायद अभी भी नहीं हो, क्योंकि जब मैं आपको जो बीच में क्रेडिट कार्ड वाली बता रहा था ना, ये सिस्टम अब लड़कों ने, पाकिस्तानियों ने, जो मैंने अपने प्यारे भाइयों को पैगाम देना चाहता हूँ, इतना अब्यूज़ किया, फिर लाखों डॉलर। आप मेरे जाके क्रेडिट हिस्ट्री निकालें, मैं आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर वरना बताता, मगर किसी को शक हो तो मैं आपको अकेले बता दूंगा, क्योंकि इस वीडियो पे पता नहीं हज़ारों लाखों देखेंगे लोग, तो मैं अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर दे दूं तो आप उस पर वो निकालना शुरू कर देंगे, मुझे भी मकरूज कर देंगे। एक एक अल्लाह का शुक्र है पैसे उतार के आए। पाकिस्तानियों की, मुसलमान की हम बात करते हैं, बेगैरत लोग, सारे क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर। अच्छा, मैं अगर देखें, मैं इस वक्त कैमरे के अंदर देख के बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानियों को मेरे से बड़ा कोई एक्सपर्ट नहीं है पाकिस्तानियों का। सारी उम्र लड़कों के साथ रहूँ, लड़की पाकिस्तानी लड़कियों का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, पाकिस्तानी लड़कों का मैं सारी उम्र लड़कों के साथ बैठा हूँ, तो मुझसे तो गोलीबाजी चल नहीं सकती। मतलब वो अपने घर वालों को दें आप, या अपने मौलाना को पट्टी पढ़ाएं, या अल्लाह को पढ़ा नहीं सकते, मगर अल्लाह मियाँ की एक सुन्नत है कि वो डंडा फ़ौरन यहाँ मारता नहीं है, वरना अगर डंडा मारना शुरू हो जाए तो हम लोगों के बहुत शायद दिन इस्लाम की बातें हैं, जिसको मैं बकवास कहता हूँ। सारा दिन आपको लगेगा ऐसे कि नौजुबिल्ला हज़रत उमर सारे आ गए हैं यहीं पाकिस्तान में, यहाँ के मौलवियों से लेके सारे चोर, पूरा अमेरिका की शराफत है कि जूते मार के सारे पाकिस्तानियों को निकाल दिया। डिफॉल्टर, जाली नामों से क्रेडिट कार्ड बनवाने, लाखों करोड़ों डॉलर की गबन करने, फिर जब FBI पीछे आ जाए, जबकि मतलब छोटे मोटे में तो नहीं आएगी, जब आप 6 लाख डॉलर को क्रॉस करेंगे तो फिर तो आएगी ना, जब FBI की आपके पीछे आएगी फिर आप क्या पाकिस्तान में बैठ जाते हैं। किसी पाकिस्तानी को आप 1% होगा जो पाकिस्तानी मोहब्बत में आता है, याद रखें। मुझसे अगर मुझे पाकिस्तानी मिले ना, मुझे कहेगा यार वो मैं अमेरिका में 8 साल रहा, 10 साल रहा, पाकिस्तान आ रहा हूँ, आपको क्रेडिट रन चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ। डिफॉल्टर है या और भी कुछ हरकत हो सकती है अभी वो। अच्छा, अब क्या मामला है? अच्छा, तो मैंने ये बताया कि क्रेडिट कार्ड सिस्टम को आप अपने फायदे के लिए यूज करें, मगर यार अब्यूज ना करें, मेरी राय ये। ऐसे तो मर्जी यार, मैं कौन सा मौलवी, मैं भी मौलवी नहीं बन रहा भाई, क्योंकि मैं दुनिया में एक ही चीज़ से चिढ़े, मुझे मुनाफकत से, तो मेरे भी बड़े गुनाहगार आदमी हूँ, मगर यार कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, ज़्यादा नहीं, कुछ इज्जत है मेरी, और मुझे ये वाली इज्जत नहीं है कि आप मुझे इज्जतदार समझें, मेरी अपनी इज्जत है कि मैं ये काम नहीं करता हूँ। अच्छा खैर, अब मैं 92 में जेनोसिस हमारी चलनी शुरू हुई, हमने हार्डवेयर बेचना, कुछ तो मुझे सॉफ्टवेयर तो आता नहीं था, हमने कंप्यूटर, हमारे एक दोस्त थे असद फैजी साहब, उन्होंने हम पे बड़ा, हमारे पार्टनर भी थे, उन्होंने बड़ा नजर करम किया। उनकी एक कंपनी थी कंट्रोल लॉजिक, अगर मुझे नाम से ही याद है, उसको हमने ना हार्डवेयर सप्लाई करना शुरू किया, और क्या कहते हैं, हार्डवेयर सप्लाई करना शुरू किया, और 15-20% मार्जिन, क्योंकि हम बे एरिया में थे, वहाँ सस्ते पार्ट मिल जाते थे, कंप्यूटर बना के उनको भेजते थे।
अब ये 92 गुजरा, 93 गुजरा, 94 गुजरा, 6 साल होते हैं मैक्सिमम आपके पास H1 का। अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन मेरी इतनी कमज़ोरी हो जाए कि मुझे ग्रीन कार्ड के सहारे की ज़रूरत पड़े तो फिर मुझे ही मर जाना चाहिए। ये मैं बाकी सारे पाकिस्तानी ग्रीन कार्ड होल्डरों को पैगाम है कि आपका दम अगर ग्रीन कार्ड के अंदर है तो उसका मतलब कोई दम नहीं है, क्योंकि अगर ग्लोबल मार्केट में आपका दम है तो आपको दूसरे खुद बुलाएंगे। अगर दम है, मेरे में नहीं है वो कि मुझे कोई नहीं बुला रहा, मगर अगर दम है तो बुलाएंगे, और जब नहीं है तो फिर आप जूते खाएंगे जो कि खा रहे हैं। अभी सारे पाकिस्तानियों की हवा हुई भी है अमेरिका में है भाई। अब इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सबको खुद पता है क्या सूरत हाल है। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि अब ये 95 हुआ, मैं ये समझ गया कि यार ये हार्डवेयर का काम इज़ नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। हम जर्मनी वगैरह भी एक लंबी कहानी है, मैं उसमें डिटेल में नहीं बताना चाह रहा, मैं वो वाली बातें बताना चाह रहा हूँ जिससे लोगों को फ़ायदा हो। वो वाली, ये नहीं कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ, वो वाली बातें जो कि सिर्फ टाइम लेंगी और फ़ायदा ना हो तो वो नहीं बता रहा। तो जर्मनी वगैरह में भी मैंने हार्डवेयर वगैरह बेचना शुरू कर दी। मेरे यहाँ पे अब्बा के एक बहुत अच्छे दोस्त थे, इकबाल हुसैन साहब, इंडस वाटर कूलर के ओनर थे, उल्ब्रिख्त पाकिस्तान के ओनर थे। मेरे अब्बा को जानते थे कि ईमानदार आदमी है। वो मुझे कहने लगे यार मैं तुम्हें टेक्सटाइल के भी ना 2-3 करोड़ के ना कंसाइनमेंट में भेज देता हूँ माल, ज़्यादा भी चाहिए तो 10 करोड़ का भी भेज दूंगा। अच्छा, फिर मैंने चमड़े का, मुझे कहा लोगों ने कि चमड़े का काम करो, मैं सब देखे हुए, मैं सारे वहाँ के शोज़ वगैरह में गया। अच्छा, अब मैं इकबाल भाई को कहा, मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हैं, आपने मुझे 10 करोड़ का माल भेज दिया, मैं किस वेयर हाउस में रखूँगा? वेयर हाउस का आपको यहाँ रेंट पता है भी एरिया में? मैं तो अगर 1 महीने भी रेंट दिया तो मैं तो सड़क पे आ जाऊँगा। और अच्छा, बात सड़क पे आने की नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाएंगे, रिस्क तो है, ये तो दुनिया में होता ही है, मगर आपके माल को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो मैं आपको क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं आपको ये कहूँगा कि यार वो बिक गया था, ख़राब हो गया, आप समझेंगे मैं पैसे खा गया, वो भी मेरे से खपा हुआ है। वो सच बात तो कोई सुनता नहीं है। वो कह रहे यार मैं तुझे 10 करोड़ में भेज रहा हूँ, तुम कह रहे हो नखरे कर रहे हो। मैंने कहा सर मैंने आपको सूरत बताई, अच्छे वेयर हाउस करूँगा तो इतने खर्चा आएगा, आप खुद लगा लें। 10 करोड़ का माल वहाँ के 10-20 हज़ार डॉलर महीने का वेयर हाउस से क्या कम मिलेगा? मैंने कहा मैं बेईमान नहीं बनना चाहता, कोई गड़बड़ हुई। अच्छा, आप मुझे प्राइसिंग वो दे नहीं रहे क्योंकि सारे मिडिल मैन है पाकिस्तान में, मैं भी मिडिल मैन, इकबाल भाई भी मिडिल मैन, और पीछे एक सप्लायर, 2 मिडिल मैन बीच में। हमने अगर 2% भी रखा, आप लोग जैसे टेलीफोन नंबर की होलसेलिंग कर रहे हैं मार्जिन तो रह जाते हैं। अब अगर आप 4 मिडिल मैन बीच में होंगे, हम तो 2 थे, तो कैसे प्राउड हो? अच्छा, और मैंने कहा मैं किसी और मिडिल मैन को बेचूं, 3 हो गए ना, 2 पाकिस्तानी मिडिल मैन और तीसरा एक गोरा, और फिर वो होलसेल फिर वो होलसेल को बेचे, फिर नॉट प्रॉफिटेबल। ये चल कब सकता है कि जैसे साना सफी नाज है, डायरेक्ट बेच रहा है रिटेलर को, मेसीज को डायरेक्ट बेच रहा है, फिर चलेगा, और वो भी बहुत मास स्केल पे। इसलिए जो छोटे वाले थे वो सब एलिमिनेट हो गए, टेक्सटाइल वाले। सिंपल सा फॉर्मूला है फाइनेंस का, जितने कम मिडिल मैन होंगे डायरेक्ट। और ये तो आईटी की, अब तो जो पिछले, ये तो 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अब तो बिल्कुल श्रिंक हो गई है। मैन्युफैक्चरर होगा और रिटेलर होगा, बीच में कोई नहीं। अब तो शायद अमेजॉन के बाद रिटेलर भी इंटरनेट वाला है, वो बीच में हट ही गया, वरना आप कंपेटिटिव ही नहीं हो सकते। अच्छा, अब 95 में मैंने कहा यार ये तो कुछ नहीं होने वाला, तुम तो इमाम हुसैन भी नहीं बन सकते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ना खालिद बिन वलीद बन सकते हुए, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, मार्जिन ही नहीं है कोई। मार्जिन था, गुजारा होता, 2-3 हज़ार डॉलर कमा लेते थे, 5 हज़ार भी कमा लेते थे, कभी 8 हज़ार भी कमा लेते, कभी 10 भी, मगर इससे हम जो रेवोल्यूशन लाने की सोच रहा था ना, वो तो नहीं आ सकता था। और टेक्नोलॉजी क्या, वो तो हम पार्ट जोड़ रहे थे। तो उस ज़माने विंडोज़ NT आ गई। अच्छा, विंडोज़ NT आई, मैंने सोचा यार ये सीखेंगे, तो सुनेगा यार। मेरे फैजी भाई थे, वो कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट थे। अच्छा, वो मना कर रहे कि नहीं यार, बाद में उन्होंने बताया कि क्यों मना कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि यार मुझसे तो आ नहीं रही, तुझे कैसे आ जाएगी, तेरी उम्र कंप्यूटर साइंस की नहीं है, तो मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में, तब मुझे पता था मैं अगर डायरेक्ट बात करूंगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा, तो मैं ना बहाने से कह रहा था नहीं यार अच्छा आइडिया नहीं है, ताकि तुम इसमें ना लग जाओ। खैर, अब NT आई, मैंने ना कंपनी शट डाउन कर दी।
मैंने कहा मैं पढ़ूंगा। मैंने खाने पीने के लिए गैस स्टेशन पे काम करना शुरू कर दिया। वहाँ पे फ़नी बात है, जो मैं आपको कह रहा था ना, फ़नी बात हुई। रात के 3 बजे थे, मैं ना विंडोज़ एंटी की ना C++ की किताब पढ़ रहा था, नई नई आई हुई थी किताब बिल्कुल। तो एक गोरा ना गैस स्टेशन पे आया 3 बजे रात के, वो आ रहा था मिनेसोटा से, हम कैलिफोर्निया में बैठे थे। उसने आन के ना, नॉर्मली तो वो मेरे पास आते नहीं थे, हम तो शीशे के उसके पीछे बैठे होते थे। तो मैंने नौकरी ऐसी ढूंढी थी, और मैं मैनलो कॉलेज था, उसका चौकीदारी करता था, वहाँ भी मैंने ऐसी नौकरी ढूंढी थी, मुझे कुछ नहीं करना पड़े, बैठ के सिर्फ सिक्योरिटी देख रहा हूँ, और मैं बैठ के पढ़ता था। तो मैं वहाँ बैठा ना C++ पढ़ रहा। अच्छा, एक्चुअली ईमानदारी की बात है, अब थिंकिंग बैक, कि पढ़ तो नहीं रहा था, पढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आज तो समझ में कुछ ज़्यादा रही नहीं थी, पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो वो गोरा आया। अच्छा, नॉर्मली ना तो वो ना कार्ड डाल के गैस स्टेशन खुद ले जाते हैं, तो टेलर के पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आमतौर पर जब सिगरेट विगरेट लेनी होती है ना, तो फिर वो आता है। तो उसने कोई सिगरेट, मुझे याद नहीं सही, वो सिगरेट विगरेट लेने आया। अच्छा, आपके पास वहाँ पे एक बॉक्स होता है, वो बॉक्स में आप सिगरेट रखते हैं, तो वो आपको पैसे रख देता है या क्रेडिट कार्ड रख देता है, आप उसको उसमें सिगरेट लेते हैं, क्योंकि वो तो सब बुलेट प्रूफ ग्लास है, 3 बजे तो आप लौट जाएंगे वैसे ही, मतलब सिक्योरिटी थ्रेड है। और आपके पास इमरजेंसी बटन होता है, वो अभी आपको मैं इमरजेंसी बटन वाला ही बताता हूँ, वो भी बड़ा लंबा किस्सा है, लंबा नहीं, एंटरटेनिंग किस्सा है बहुत। अच्छा, खैर, वो गोरा ना यूँ करके शीशे में देखा, माइक यूँ लगा हुआ होता है आपके पास शीशे के अंदर। मैंने उसको कहा, मुँह नहीं, उसने बात करते करते उसकी किताब पे नज़र पड़ गई। अच्छा, वो प्रोग्रामर था खुद, भाई उसके तो कभी तारी हो गई। कहने लगा कि इन कैलिफोर्निया गैस स्टेशन अटेंडेंट्स आर रीडिंग विंडोज एंटी ऑन C++। अच्छा, मुझे तो नहीं जानता था वो सोचा कि यार ये कैलिफोर्निया क्या चीज़ है, और बाकी है। यही जो रेहान भाई आपसे बात हो रही थी, हमें ये अचीव करना है कि सक्कर से हैदराबाद बस जा रही हो, उसमें हमारा सिंधी भाई बैठा हुआ, छोटा सा बच्चा, और उसके हाथ में विंडोज एंटी की जो भी अभी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो हो। जैसे हमने ये अचीव कर लिया, हम दुनिया में रूल करेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता। और जितनी ये CPAC, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, अभी कल एक बहुत ही काबिल आदमी से मिला हूँ मैं, जिनके फोरफादर ने, ग्रैंडफादर ने पाकिस्तान बनने में बड़ा हाथ किया है, इकबाल आदम जी साहब। अभी मेरे साथ थे, हम टूर करने गए थे ग्वादर का, तो उन्होंने बड़ा अच्छा मुझसे क्या बाकी लोगों से भी सवाल किया। कहने लगे, भाई चाइनीज़ सामान बनाएंगे, ट्रक चाइनीज़ होगा, वो आएगा पाकिस्तान, चलो भाई वहाँ से हमारा ड्राइवर बैठ जाएगा, फिर ग्वादर पहुँच गया, फिर चाइनीज़ शिप खड़ा होगा। आजकल तो कंटेनर शिप में वो कंटेनर उठाएगा ट्रक से, सीधा शिप में रख देगा। अच्छा, अगर नहीं रखेगा तो थोड़ी देर बाहर रखा रहेगा, वो तो सब ऐसी आजकल सिंक्रोनाइजेशन होती है कि ट्रक सारे आ रहे होते हैं, जब जहाज़ और वो सब सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। तो भाई हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या रोल है इसमें, देखेंगे हम, यही होगा भाई। अच्छा, अब ये सवाल जब पूछ रहे हैं तो बाकी सब लोगों के चक्के छूट रहे हैं कि इसका जवाब क्या है। जवाब तो मुझे तो नहीं आया समझ में, कि यार जवाब हो भी सकता है कि मे भी हम अली बाबा जैसे पोर्टल बनाएं कि जहाँ से सारा सामान आ रहा हो, B2B की बात कर रहा हूँ, सारा सामान हो रहा है। मैं उसका नाम अभी मजाक में कर रख दिया है, ग्वादर बाबा, कि ये पोर्टल हो जिससे सारे B2B मिडिल ईस्ट के लोग, ना कोई हम वैल्यू ऐड करें ना यार, सोचे तो सही कुछ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही एक है, 1000 और हो सकते हैं, मैं कुछ मतलब सड़क बना के, वो भी चाइनीज ने बनाई है पैसों से, चाइनीज ने पैसों से बनाई, आपसे सड़क भी नहीं बनी। और आपको मैं और मजे की बात बताऊं, पिछले 3 दिन से, आज का जो भी तारीख आपके पास वीडियो में आ रही होगी, आज जो भी तारीख है, मैं कल संडे को गया हुआ था ग्वादर, वहां पे 3 दिन से ग्वादर में बिजली नहीं थी। ग्वादर में 3 दिन से, जिसकी हमने शोर मचा मचा के आसमान उठा लिया है, 3 दिन से ग्वादर में बिजली नहीं थी। अच्छा, मैं जब इंग्लिश में बोल रहा होता ना, मैं कभी नहीं बोलता, क्योंकि पाकिस्तान गोरों के पास इतनी अभी नहीं है कि मेरे इंटरव्यू को इंग्लिश में तर्जुमा करके सुने। काश मैं इतना बड़ा हो चुका होता, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तानी सुन रहा है सिर्फ। पानी का पूछा मैंने,
मेरा ड्राइवर बलोच कह रहा है सर यहाँ पानी नहीं है, कुछ पानी का करें। बात कर रहे हैं हम चांद पे कमर डालने की, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सीवरेज तो है ही नहीं, वो तो मतलब अच्छे अच्छे शहरों में नहीं है, तो वो वहाँ क्या होगा। ये हाल है। अच्छा, यही हमारा पढ़ाई में भी हाल है। तो वो यूनिवर्सिटी, अब मैं नाम नहीं लूँगा, सारी यूनिवर्सिटियाँ बैन कर देगी मुझे। पाकिस्तान की 90% यूनिवर्सिटियाँ स्कैम है, लूट मार है, लूटा जा रहा है, उसमें बच्चे भी शामिल हैं। लूट में ना बाप के, माँ बाप के, हम कहते हैं हम माँ बाप से इतनी मोहब्बत करते हैं, बकवास। मैं तो अपने बाप का एक भी पैसा नहीं जाया कराने को तैयार। मुझे पता है, मैं खुदा की कसम, मैं लंदन एयरपोर्ट पे उतरा, मुझे पता था मेरे बाप का पैसा मेरी जेब में है, अपना तो मैं उड़ा दूंगा 1 मिनट में। मेरे जेब में, मैंने खाना भी नहीं खाया, मैंने उससे कहा फिलेटो फिश मैकडॉनल्ड पे जाके, मैंने गलती से वैसे फिलेटो फिश कहा था, मुझे फिलेटो फिश नहीं पता था। फिलेटो फिश जो था, मेरे अभी भी स्टूडेंट मुझे सारा मजाक उड़ाते हैं, मैं उनको ये किस्सा बनाता हूँ। तो फिलेटो फिश पता नहीं $2.5 पाउंड का था। मैंने कहा नहीं भाई, अब्बा के पे 2.5 पाउंड तो नहीं खर्च करा सकता फिलेटो फिश खाने पे। तो मैंने मार्स की 34p की मार्स लेके मैं आराम से जाके होटल में भी नहीं सोया, आराम से ज़मीन पे वहाँ पे हीथ्रो पे ना बिस्तर लगा के, मैंने कहा जो आएगा मुझे कौन निकालेगा यार। तो ये, और हमारे जो सारे भाई दोस्त हैं, सारी यूनिवर्सिटियों को 2-2 लाख रुपए अपने दे देंगे, एक ढेला नहीं आता उनको कंप्यूटर साइंस के किसी भी फील्ड में, किसी एक मिनट में भी। आपको छोड़ दें, जो यहाँ के बेस्ट स्कूल हैं, जो कराची के बेस्ट स्कूल का अकाउंटिंग का टीचर है, जो बेस्ट टीचर समझा जाता है, वो मैंने उससे अकेले में बात की, उसने कहा सर मैं शर्मिंदा हूं इन लोगों को पढ़ाने में। क्यों? कहेंगे सारे रट्टू तोते, इनको कुछ नहीं आता। अगर कोई दूसरा टेस्ट दे दीजिए, ये आपको पता है ये सारा ओवर ए लेवल्स का जो ये लाख रुपए फीस ले रहे हैं, ये सारा स्कैम है। कि आप कहेंगे यार ये कैसे हो सकता है, मैंने भी उनसे यही पूछा, मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है ओवर ए लेवल स्कैम हो। मैंने कहा यार इतने अमेरिका को यूनिवर्सिटी कहने लगा, आपको पता है कोई बुरा देता है ये इम्तिहान? जो हमारे यहाँ सिस्टम है कोई बुरा नहीं देता। ये पुराने पेपर बने हुए होते हैं, ये सारे टीचर प्रिडिक्ट किए हुए होते हैं कि कौन सा पेपर बनेगा, क्या क्या सवाल आएंगे। जो हम मैट्रिक में करते थे ना वो 5 साल वाले, ये वो हैं सारे। हमने भी यही किया है, मगर उसका फिर नतीजा ही भुगतना पड़ा ना। मगर हम तो कम से कम बहुत सस्ते में कर रहे थे। हमारी स्कूल की फीस तो 40 रुपए थी, यहाँ पे 1 लाख रुपए में ये चल रहा है स्कैम। और कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि बच्चों को तो फायदा है भाई, ये भी आता है, बाबा भी रहती है, बाबा को पता नहीं है बेचारों को। तो स्कैम में 2 लोग इन्वॉल्व हैं, माँ बाप और बच्चे, सॉरी बच्चे और यूनिवर्सिटी, स्कूल और यूनिवर्सिटी वाले, और स्कैम किया जा रहा है माँ बाप को। मगर शायद वो भी खुश हैं, खुशी हैं, वरना क्यों निकालेंगे पैसे, बेवकूफ़ लोग हैं बेसिकली। वही समझ रहे हैं डिग्री मिल जाएगी तो यार वो शादी करने के तो काबिल हो सकती है, किसी को और काम नहीं आने वाली हो। अच्छा, अब मैं आया पढ़ाई पे वापस, मैंने कहा सॉफ्टवेयर सीखूंगा। अच्छा, अब मेरे एक दोस्त थे फुरकान भाई, उनका मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं 8-9 महीने हो गए थे C++ और विंडोज़ NT पढ़ा था, कुछ समझ में नहीं आता था, बैठ के ऐसे ही सर में उसको जाता रहता था, यूँ करके सारी रात बैठता रहता, नींद भी नहीं पूरी हो रही है, सेहत भी गिर रही है, सब कुछ हो रहा है। मगर मैं चिपकू तो हूँ बहुत बड़ा, तो मैं लगा रहा। एक दिन मैं बैठा हुआ काम कर रहा, तो फुरकान आया। फुरकान कहने लगा सर वो यार मेरा से छोटा था वो, तो मुझे भाई कहता था जया भाई वो जावा देखी। जावा? ये क्या होता है भाई? अच्छा, मैं तो जावा में कॉफ़ी, मैं कहा कॉफ़ी की बात कर रहा है क्या? कह रहा है नहीं यार वो प्रोग्रामिंग आई है। अच्छा यार तो नहीं कहता था मुझे, जया भाई वो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज आई। अच्छा, उसको ये भी नहीं पता था, मैंने गलत कह दिया। उसने कहा सर वो जया भाई नेटस्केप, अच्छा नेटस्केप नहीं लाई, वो सन की टेक्नोलॉजी थी, मगर वो नेटस्केप के ब्राउजर में थी, 2.02 ब्राउजर नेटस्केप का। आपको तो, आप भी पुराने पार्टी हैं इस फील्ड के, तो आपको तो मेरे से ज़्यादा पता होगा। तो नेटस्केप 2.02 में चल आई है, नहीं 3.02 में, अब मुझे याद नहीं रहा। मैं अच्छा क्या है यार ये, मैं भी दिखाता हूँ। अच्छा, उन्होंने एनिमेटेड जिफ टाइप की कोई चीज़ हमने नहीं देखी थी, कम से कम आई होगी तो मुझे नहीं पता थी। तो वो जावा की एप्लेट थी, उसमें ना एक यूँ करके वो बना हुआ था, यूँ करके जावा का वो यूँ करके हाथ हिला रहा था। अच्छा, वो हिल रहा था। ओ मैं यार ये तो बड़ी टेक्नोलॉजी है जी, वाह भाई ये जावा की तो बड़ी ऊँची को टेक्नोलॉजी है। मैंने कहा पढ़ता हूँ मैंने कहा ये है क्या यार? कहना है पता नहीं है, कुछ है ये। मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म वगैरह का सब पढ़ा। मुझे समझ में आई कि यार दिस इज़ द फ्यूचर।
अच्छा, पहले मैं एक कंपनी बन चुका था, जेनोसिस चली तो थी मगर मैं ऑपरेशन बंद कर चुका था उसकी। 10 महीने लग चुके थे विंडोज एनटी पढ़ते हुए। मैंने कहा ये खैर बात है, अब जावा पढ़ूंगा। अब घर वालों को क्या बताऊं, इकलौता बेटा, खाने को भी पैसे नहीं, मैं कहा जावा पढ़ूंगा। अब मैं जावा पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, किताब भी कोई नहीं, क्या तो थी नहीं कोई किताब। ये बात है अल्फा 2 आई थी इस वक्त जावा की, ये मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता सकता हूँ, शायद सितंबर या अक्टूबर 95। अब जावा अल्फा 2 रिलीज हुई थी। अच्छा, उसमें बग भी 85 हूँ, और बग तो खैर मैं पकड़ नहीं सकता था, मैं तो यही समझता कि मुझे नहीं आ रहा। पहला मैंने सॉकेट खोला और उसमें प्रोग्राम में एक अपने फैजी भाई भी उस वक्त लगाए थे, हमने मैसेज भेजा एक दूसरे को, तो हमें लगा कि हम दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बन गए हैं। मतलब मैसेज भेजना हेलो, वो अपनी कंप्यूटर पर बैठे थे, उनको रिसीव, अब तो समझे वो हो गया, क्या कहते हैं वो था जिसने टेलीफोन ईजाद किया था, ग्रैम बेल बन गए हम। वो तो था ना, उन्होंने हेलो हेलो किया था, हम ग्रैम बेल बन गए। अच्छा, खैर मैं, अच्छा 6 महीने गुजरे, मेरे इश्क का ये आलम था कि जावा की पहली किताब आई थी हुक्ड ऑन जावा, अब अमेज़ॉन पे चेक कर लीजिएगा, हुक्ड ऑन जावा, उसमें पहली किताब रिलीज हुई थी। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने ऑर्डर की हुई थी, मुझे अभी याद है $36-38 की किताब थी, मैंने ऑर्डर की हुई थी। मैं फेडेक्स को ट्रैक कर रहा था कि वो मेरी किताब कहाँ पहुँची। जब वो मेरे गेट पे पहुँची तो मैं उसको रिसीव करने पहुँचा। आपको पता है ट्रैकर तो ज़माने में भी आ गए थे फेडेक्स के, वो आपको बता रहे होते थे यहाँ पहुँच गए, ट्रक यहाँ पहुँच गया, मैं उसको वहाँ से ट्रैक कर रहा था अमेज़ॉन के मेरे हाउस। अब सबर नहीं हो रहा था, गुस्सा गालियाँ बक रहा था मैं अमेज़ॉन को कि साले अभी पहले की नहीं बचाते मुझे। जब वो मुझे मिल गई, मैंने खोल के देखी तो यार मैंने तो सर पीट लिया अपना। उसमें 3 लाइन ऑफ प्रोग्रामिंग थी जो मुझे बहुत पहले आ चुकी थी, क्योंकि मैं तो सारा दिन बैठ के वही कर रहा था। फिर मैंने सर आपकी तरह रेहान भाई मुख्तलिफ न्यूज़ ग्रुप्स वगैरह में भी जावा की फ्री में कोड लेके डालना शुरू कर दिया। बहुत सारी उस ज़माने में किताबें, बहुत सारी तो नहीं, 1-2 किताबें भी निकली जिन्होंने मेरा पूछ के मुझसे कोड मेरा इस्तेमाल किया। अच्छा, कोई उसमें ख़ास बात नहीं थी, सिर्फ बाकी किसी को नहीं आता था। मतलब ये मैं नहीं कह दूंगा मैं कुछ चीता हो गया था, अंधों में काना राजा। तो अच्छा, अब क्या हुआ, फिर फैजी भाई ने इंटेल में बात की, उनको एक चाहिए था डेवलपर ट्रेनिंग के लिए भी, वो अच्छे खासे, अब मुझे याद नहीं, अच्छे खासे पैसे यानी सैकड़ों में थे, $100-200 घंटा। अच्छा, मैं क्लास पढ़ानी है जी, इंटेल कॉरपोरेशन फोल्सम, दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकिंग कंपनी। मेरा 0 बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का, सिर्फ जो पढ़ी हुई 6 महीने जावा की 2 किताबें पढ़ी हुई, हाँ, और एक और भी डिज़ाइन पैटर्न की किताब पढ़ी हुई थी मैं पहुंच गया वहाँ पढ़ाने। रास्ते में मैं कॉफ़ी वॉफ़ी चाय वाय तो पी जानी था, मगर मैंने उस वक्त स्पेशली कॉफ़ी ली कि मुझे कहीं उल्टी ना आ जाए, डर के मारे ना, फियर। मैं कॉफ़ी वॉफ़ी पीते पहुंचा, ड्राइव करते हुए फुलसा में पहुंचा, उन्होंने रिसीव किया, मुझे अंदर ले गए। प्रोफेसर आया भाई पढ़ाने, 4 मास्टर थे, CPSC में। मैं वहाँ गया, मैंने कहा कि 40 लोग बैठे हुए थे, मैंने कहा अपना इंट्रोडक्शन कराया। अब मैं याद तो नहीं रहा, मगर थोड़ा सा बात को मजाक भी है थोड़ा सा, ताकि आप बात भी समझें। तो पहला वाला बोला फलां भाई जॉन माइकल, मैं बना रहा हूँ भी समझाने के लिए आपको, सिर्फ जॉन माइकल, आई रोट द असेंबली लैंग्वेज, फर्स्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम फॉर प्रोसेसर, PhD कार्नेगी मेलन, दूसरा MIT PhD, तीसरा स्टैनफोर्ड PhD। अच्छा, सिर्फ PhD नहीं, 15 साल के एक्सपीरियंस। मैंने फला का माइक्रो कर्नल लिख दिया, फला ये लिख दिया, माउस मैंने बनाया। जब तक आ गया ना, मैं तो तकरीबन बेहोश हो गया। मैंने सोचा यार जिंदगी की पहली क्लास कंप्यूटर साइंस की, जिसमें 40 दुनिया के सबसे बड़े बाबे बैठे, मैं उनको कैसे पढ़ाऊंगा यार। मैं खैर बाहर गया, वहाँ पे ना वो फाउंटेन होती है वाटर वाली, तो मैंने बटन दबा के मैंने जो यूँ किया ना, तो मेरा इतने नर्वसनेस था, मुझे अभी तक याद है, मैंने अपना सारा पानी मुंह में डाल दिया, ऊपर तक मेरे सारा ना यहाँ पे, क्योंकि मेरा मुंह ही कंट्रोल में नहीं आ रहा था, फियर से, इज्जत का फियर। वैसे क्या करता, कोई थप्पड़ तो मारता, निकाल देते, वो भी फियर नहीं था, इज्जत का फियर।
और मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसका फियर, लेकिन होते ही नालायक है सारी। अच्छा, तो मैंने सोचा वहाँ पे एक अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह मदद फरमा, और मैंने कहा स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। मैंने कहा भाई जावा के अलावा कोई बात ही नहीं करनी इनसे, इनको वो आती नहीं है, कुछ भी सवाल करें मैंने जवाब जावा का देना है।